स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी अभी ग्लाइकोलाइसिस की स्टडी करी थी। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो एक्चुअली क्रेब्स साइकिल के, ये इस रेस्पिरेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एक साइक्लिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें रिवर्सिबल स्टेप नहीं आएंगे। इसमें भी लगभग 10 स्टेप कंप्लीट होते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम की एंट्री माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और उस मैट्रिक्स रीजन में इसे रिसीव करता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए जो इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो है सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है। इसीलिए हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसे TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसे डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था सर हैंस ए क्रैब। सर हैंस ए क्रैब ने इसको पिजन की मांसपेशियों में स्टडी किया था, इसलिए इसे क्रैब साइकिल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें मैक्सिमम ATP का प्रोडक्शन होता है। कितना होता है, कहाँ होता है, ये हम आपको डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन लेके इसका एक डायग्राम भी हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। क्लियर? तो कह सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में चक्रीय रासायनिक अभिक्रिया में प्रविष्ट होने से TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड अथवा क्रेब्स चक्र का प्रारंभ माना जाता है। इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम के ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से अभिक्रिया करने पर प्रथम यौगिक
प्रथम यौगिक सिट्रिक एसिड ही निर्मित होता है, ही निर्मित होता है। ठीक है, इसकी खोज सर हैंस ए क्रैब के द्वारा कबूतर की मांसपेशी में की गई थी इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल हो गई, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई, इसमें टीसीए साइकिल हो गई। तो इतने नामों से इसे जाना जाता है। अच्छा, यह एक चक्रीय रासायनिक अभिक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होती है, ठीक है। यह चक्रीय अभिक्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपके बहुत काम के। अब इस प्रोसेस को हमें पूरी को समझना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी ने इसे कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया है, कुछ स्टेप इसके गायब हैं, तो हम उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ओके। इसके लिए मैं बच्चों को एक सेंटेंस बताता हूँ। फ्रेंड्स मुझे ओए, फ्रेंड्स मुझे ओए, सीता आई, दिखी का यहाँ कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर दूसरा फ्रेंड कहता है ओए क्या, सीता, ठीक है। आप यहाँ स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि CITA एक जगह लिखा है मैंने और दूसरी जगह SITA लिखा है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में क्रेब्स साइकिल के सारे स्टेप रखे गए है ना। वो कैसे, ज़रा समझना। जैसे एक होता है फ्यूमेरिक एसिड, क्या यहाँ है फ्यूमेरिक एसिड, फिर है मैलिक एसिड, फिर है OAA, फिर है
सिट्रिक एसिड, ठीक है, फिर है सीता सीता आई, ठीक है, क्या आई, दिखी का कोई मतलब नहीं है, ओए क्या सीता सीता, ये ओए क्या सीता सीता। देखो फ्रेंड्स, मुझे ओए सीता सीता आई, दिखी का कोई मतलब नहीं है, ओए क्या सीता सीता। अब देखिए इससे क्या होगा, मैं आपको इस क्रैप साइकिल को कम से कम 3 या 4 साइकिल के जरिए एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़ को। तो ये फ्रेम बन रहा है, आखिर इसमें कौन कौन से एसिड हैं, एसिड के नाम आपको याद हो जाते हैं, याद भी होते हैं, लेकिन आप इसके सीक्वेंस को भूल जाते हैं। तो इस सीक्वेंस को याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। तो ये है फ्यूमेरिक एसिड, कौन है, फ्यूमेरिक एसिड। ये है मैलिक एसिड, कौन है, मैलिक एसिड। ये है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ से क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड आ रहा है, कौन, पायरुविक एसिड। ये कन्वर्ट हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में ये कन्वर्ट हुआ है। अब इसी जगह क्या हुआ था, इसी जगह एक तो निकला था यहाँ से NaDH2, क्या, NaDH2, तो एक रिलीज हुआ है यहाँ से CO2, ठीक है। ये लिंक रिएक्शन को शो किया जा रहा है। सोचो एक पायरुविक एसिड ले रहे हैं, 2 लेते तो 2 CO2 निकलते, 2 NaDH2 प्रोड्यूस होते हैं। अब हम इसको लिंक कर, चलो पहले इसके नाम लिख लेते हैं, है ना। अब कौन है, सिट्रिक एसिड हो गया, ये हो गया सिस एकोनाइटिक एसिड, ये हो गया आइसो सिट्रिक एसिड, ठीक है, ये हो गया ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, क्लियर, कौन है ये, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। ये है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, क्लियर, ये है सक्सिनाइल कोएंजाइम, कौन है, सक्सिनाइल कोएंजाइम, और ये है सक्सिनिक एसिड। समझ गए। तो इस तरीके से ये साइकिल आगे बढ़ने जा रही है। अब हम इसमें देखें इस साइकिल किस तरीके से बनती है। ये 4 कार्बन कंपाउंड है, कितने कार्बन, 4 कार्बन, ये है 2 कार्बन, तो 4 कार्बन और 2 कार्बन जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा सिट्रिक एसिड। ये 6 कार्बन कंपाउंड, इससे बना ये, इससे बना, इस तरीके से फॉर्मेशन चला, इससे ये बन रहा है, यहाँ ये एक साइकिल के फॉर्म में अरेंज हो रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ से चलना है, ये इसका फर्स्ट स्टेप माना जाता है। 2 कार्बन 4 कार्बन आपस में आते हैं, है ना,
यहाँ जो एंजाइम यूज होता है वो है सिट्रेट सिंथेटेज, ये, और यहाँ पर आवश्यक रूप से भाग लेता है Mg। ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, और कंडेंसेशन प्रोसेस होने पर यहाँ एक H2O रिलीज होता है, H2O है ना, यहाँ पर इसकी एंट्री होती है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं इस साइड से, याद रखना इसके एक एक स्टेप पर पीछे आओ, ध्यान दो, पीछे आओ, इसमें एक स्टेप को छोड़ते जाओ। अल्टरनेट फॉर्म में या तो NADH2 बनेगा या FADH2 बनेगा, ठीक है। अब ये कितने बनेंगे, 3 NADH2 बनना है इसमें और एक FADH2 बनना है। तो यहाँ पर ये स्टेप है, यहाँ पर बनता है एक NAD, ये कन्वर्ट होता है NADH2 में, ठीक है। इस पर ये नहीं बनेगा। यहाँ पर याद रहे जो सेकंड बनता है इस साइड से वो FADH2 होता है। तो ये है FAD और ये कन्वर्ट हो गया FADH2 में, क्लियर। इस पर नहीं बनेगा। यहाँ पर फिर जनरेट होगा क्या, यहाँ बन रहा है NAD आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, ठीक है। यहाँ जनरेट नहीं होगा, यहाँ जनरेट होगा NAD NADH2, ये चीज़ है। तो मेन चीज़ यही है, कहाँ NADH2 बनते हैं, कहाँ FADH2 बनते हैं। तो इसका सरल तरीका ये है कि इधर से बैक साइड से इधर आएँ तो एक एक स्टेप को छोड़ते हैं। देखो इन स्टेप पर यहाँ अल्टरनेट फॉर्म में NADH2 या FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। याद रहे FADH2 के पीछे ही यहाँ बनता है GTP, तो GDP आएगा, ठीक है, GDP प्लस PI और ये कन्वर्ट हो जाएगा GTP में, किसमें, GTP, और GTP को हम ATP के इक्विवेलेंट मानते हैं, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में, ADP GTP के इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से एक ATP यहाँ बनता है। एक क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो ATP बनता है वो एक ही बनता है, वो सक्सिनाइल कोएंजाइम और सक्सिनिक एसिड जहाँ कन्वर्ट होते हैं इस स्टेप पर बनता है, क्लियर। तो ये तो अभी NADH2 एनर्जी की बात हो गई, कहाँ एनर्जी बनी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनता है। ये चीज़ हो गई नंबर 1, एनर्जी की बात हो गई। अब दूसरी साइकिल में हम चलते हैं। दूसरी साइकिल आप ये याद रखना कि कोएंजाइम की कहानी क्या है। कोएंजाइम में हमेशा क्या होता है, कोएंजाइम कभी भी ना तो यूज होता है ना ही इसे आप जनरेट कर सकते हो। ये तो सिस्टम में या रिएक्शन में एंटर होता है और एज इट इज बाहर चला जाता है। तो देखो यहाँ कोएंजाइम आया है, ठीक है, लिंक रिएक्शन में एंट्री हुई थी, ध्यान दो। अब यहाँ सिट्रिक एसिड बना है तो ये इसमें कोएंजाइम को आपको इजेक्ट करना होगा। तो यहाँ से कोएंजाइम बाहर इस सिस्टम से चला जाता है। ऐसा ही एक कोएंजाइम हमें यहाँ मिल रहा है। यहाँ मिलने का मतलब हुआ कि आपको कोएंजाइम इसमें एंटर कराना होगा। ये कोएंजाइम की यहाँ एंट्री हो रही है और यहाँ से ये कोएंजाइम इजेक्ट हो रहा है। ये कोएंजाइम को हमने इसमें से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आगे सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड में कोएंजाइम नहीं है। कोएंजाइम की प्रेजेंस सिर्फ इस पॉइंट पर है, देखो, है ना। तो यहाँ एंटर हुआ और यहाँ से इजेक्ट कर दिया। तो ये कैलकुलेशन हो गई कोएंजाइम की। अब बात करते हैं हम CO2 की। इसकी बात करें
CO2। तो CO2 कहाँ से निकल रहा है? ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, CO2 के लिए एक चीज़ याद रखना कि CO2 कंटिन्यूस 2 स्टेप पर रिलीज होता है। अब आप देखो कि ये कितना कार्बन है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड, इसका मतलब है कि इनके बीच में ही कहीं CO2 रिलीज हुआ है, क्योंकि 2 कार्बन का यहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, आपका सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। सक्सिनिक एसिड और सक्सिनाइल कोएंजाइम में कोई खास अंतर नहीं है, तो ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। बात समझ में आई? 4 कार्बन। अब आप देखें कि ये भी यहाँ 6 कार्बन कंपाउंड ऐसे। तो जब 6 कार्बन यहाँ है, यहाँ अब 4 कार्बन है, कंटिन्यूस 2 स्टेप से CO2 रिलीज होना है, तो इस पॉइंट पर CO2 रिलीज होता है। कहाँ? इस पॉइंट पर, यहाँ से CO2 जाएगा और यहाँ से भी CO2 इजेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ से भी CO2 इजेक्ट हो रहा है, ये चीज़। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, है ना, यहाँ ये स्टेप बड़ा खास है। तो यहाँ से CO2 को इजेक्ट कर देते हैं। चलो इस साइड, क्योंकि इसमें एंजाइम भी लिखना है, तो इस साइड यहाँ एक CO2 मॉलिक्यूल इजेक्ट हो जाएगा। तो CO2 यहाँ इजेक्ट हुआ है और CO2 इस पॉइंट पर इजेक्ट हुआ है, बाहर निकला है, ठीक है। अब हम इसमें एंजाइम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? एंजाइम। तो ये कौन है? सिट्रेट सिंथेटेज है, ओके। यहाँ कौन सा एंजाइम आता है? यहाँ आता है एकोनाइटेज। कौन? एकोनाइटेज। यहाँ पर भी एंजाइम आता है एकोनाइटेज। याद करो मिनरल न्यूट्रिशन, तो हमने कहा था कि इसके एक्टिवेशन के लिए Fe की ज़रूरत पड़ती है, तो Fe से एक्टिवेट करेगा। अब जहाँ NADH2 बने या NADH2 का यूज हो, वहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है। तो आप देखिए इस पॉइंट पर कौन सा एंजाइम यहाँ है, हम हिंदी में, अच्छा, आइसोसिट्रेट, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम यहाँ पर यूज किया जाएगा। यहाँ CO2 रिलीज हो रहा है, तो यहाँ कौन आएगा? ऑक्जेलो सक्सीनेट डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज का मतलब जहाँ से CO2 निकल रहा है। यहाँ NADH2 भी निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और CO2 भी। तो ये हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, और क्या आ गया? डीकार्बोक्सिलेज। क्लियर? इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से रखना। अल्फा कीटोग्लूटरेट डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ओके। यहाँ कौन आता है? यहाँ आता है सक्सीनेट, ये बड़ा खास है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ऐसे, और यहाँ जस्ट सक्सीनेट होता है, सक्सीनेट, ये। और यहाँ जो एंजाइम आएगा वो है फ्यूमरेज,
और यहाँ जो एंजाइम आएगा वो है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। कौन सा? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, इस जगह, इस पॉइंट पर। तो यहाँ मैलेट डिहाइड्रोजनेज हो गया, तो आपके सारे एंजाइम भी इसमें नजर आ रहे हैं। क्लियर? ऐसे अब हम देखें तो इसके अंदर एटीपी कैसे बनेंगे। तो एटीपी की कैलकुलेशन जब की जाएगी तो वो ऐसे की जाती है, ऐसे। आप देख रहे हैं NADH2, तो यहाँ से ETS में जाएगा। जब ये कहाँ जाएगा? ETS, तो 3 ATP आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। अगर पायरुविक एसिड से आप काउंट करते हो तो पायरुविक एसिड से 3 ATP यहाँ आ जाएंगे। अब आप ये देख रहे हो, यहाँ 3 ATP ये ऐड हो गए, है ना। यहाँ से NADH2 है, तो ये आपका 3 ATP यहाँ प्रोड्यूस कर देगा। एक GTP आपका यहाँ से आ रहा है ATP। FADH2 कितने ATP बनाता है? 2 ATP। तो टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है, अगर पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आप पूछते हो तो टोटल कितने हो रहे हैं? 12, 13, 14, 15। तो टोटल यहाँ पर 15 ATP का प्रोडक्शन होगा अगर आप काउंट करते हो इससे पायरुविक एसिड से। और अगर पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से कंसीडर नहीं करते हो, आप एसिटाइल कोएंजाइम से कंसीडर करते हो, तो फिर 12 रह जाएंगे। ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन पर ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के बारे में अगर पूछा जाए तो फिर आप इसके लिए आंसर लगाना 15 ATP। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एसिटाइल कोएंजाइम के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ पर सीधे सीधे 12 ATP की बात करना। अब इसमें ऑक्सीडेशन कितने पॉइंट पर हो रहा है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कितनी है और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कितनी है। तो यहाँ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी है, ठीक है। और इस जगह पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है जस्ट। यहाँ आपकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो 2 स्टेप पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रही है। और बाकी आप देख रहे हो कि एक, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ NADH2 बना है, और फिर 2 और ये 3, इस तरीके से ये। तो 2 जगह ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी है, और आप देख रहे हो 3 जगहों पर हमें नज़र आ रहा है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ऑक्सीडेशन टोटल 5 बार हो रहा है 5 जगहों पर, क्योंकि 5 बार ये हमें मिल रहे हैं। इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। डायरेक्ट ATP हमें मिले हैं कितने, इसमें 1 ATP मिल रहा है एक क्रैब साइकिल में। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, तो ये कहलाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष ATP निर्माण। क्या? प्रत्यक्ष ATP निर्माण। क्लियर? प्रत्यक्ष ATP निर्माण कितना हो रहा है? 1 ATP। एक क्रैब साइकिल में 1 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लियर, आप इसे बनाएं, इसी को बनाएं। क्यों? क्योंकि
एक्चुअली एनसीईआरटी ने सारे स्टेप आपको एक्सप्लेन नहीं किए, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको दिक्कत हो सकती है चीज़ों को समझने के लिए। ये ओके, ये है टोटल क्रेब्स साइकिल, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस। इसमें कहीं भी रिवर्सिबल फॉर्म आपको नज़र नहीं आ रहा है, इरिवर्सिबल फॉर्म है, और इरिवर्सिबल के बेसिस पर यहाँ आपके ये चीज़ें नज़र आएंगी। क्लियर। तो ये हमने देखा किस तरीके से 15 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। अब हम इसके कुछ खास स्टेप को आपको बताते हैं, रिटन वर्क करते। ठीक है, अब मुझे ये हटाना है। ठीक है जी, यस। कहने का मतलब हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर लिखा था, और ये चीज़, तो ये एक अनुत्क्रमणीय प्रोसेस थी। उत्क्रमणीय कोई भी स्टेप यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो हम लिख सकते हैं क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स चक्र में एसिटाइल कोएंजाइम के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा 12 एटीपी निर्मित होते हैं। क्लियर। एसिटाइल कोएंजाइम से, जिसमें से 11 अप्रत्यक्ष कैसे 3 NADH2 बने प्लस 1 FADH2 बना। अप्रत्यक्ष रूप से ETS में उत्पन्न होते हैं। क्लियर। जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन द्वारा एक एटीपी का निर्माण जीटीपी के टूटने से होता है, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है, टूटने से होता है। अच्छा, इसमें जब
एक फॉस्फेट ब्रेक होगा ग्वानासिन ट्राइफॉस्फेट से, तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो एक एटीपी में के फॉर्मेशन में यूज की जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पर आपको पायरुविक एसिड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर 15 आप एटीपी की बात करें। क्लियर? प्रत्येक क्रेब्स चक्र में दो सतत पदों पर CO2 विमुक्त होते हैं। समझ गए? ऐसे। अब इसके प्रथम स्टेप पर थोड़ी और चर्चा की जाए। एसिटाइल कोएंजाइम के OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से अभिक्रिया संघनन अभिक्रिया कहलाते हैं। संघनन अभिक्रिया कहलाती। ठीक है, इसमें सिट्रेट सिंथेटेज Mg भाग लेता है इसमें जल के अणु के साथ एक कोएंजाइम भी विमुक्त होता है। ठीक है। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, इससे माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम भी मानते हैं, है ना। और ये इनर मेम्ब्रेन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है या जुड़ा होता है। ऐसे बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसमें प्रयुक्त होने वाला सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मार्कर एंजाइम कहलाता है। मार्कर एंजाइम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का भी मार्कर एंजाइम कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक
झिल्ली से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे जुड़ा होता है ये चीज़, झिल्ली से जुड़ा होता है। अब इसके बाद में बात ये है कि क्रैब चक्र का इम्पोर्टेंस क्या होगा, क्रैब चक्र का महत्व क्या होगा। ठीक है, तो importance of Krebs cycle। ठीक है, सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट ये है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में एटीपी, ये क्या है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उत्पन्न की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम है, कोई पायरुविक एसिड भी पूछ सकता है, पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे CO2 के साथ NaDH2 तथा FeDH2 के रूप में ऊर्जा संग्रहित की जाती है। ठीक है, इससे उत्पन्न ऊर्जा द्वारा ही जीवों का तेजी से विकास संपन्न किया गया। ठीक है, तेजी से विकास क्रम इसी प्रक्रिया के द्वारा संभव हुआ। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है पायरुविक एसिड का, लेकिन यहाँ NaDH2 FeDH2 का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। NaDH2 FeDH2 का ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने के लिए ही आगे का स्टेप आएगा जिसका नाम होगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ETC भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कुछ जगह तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है और उसके बाद में
इस टोटल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये कुछ अच्छा, रही बात ये कि किस स्टेप पर आपका कौन सा NaDH2 बना था, कौन सा FADH2 बना था, तो इसे समझने के लिए आपको एज इट इज़ इसमें जाना होगा, इसकी डायग्रामेटिक स्टडी में। ये डायग्रामेटिक स्टडी आप हमेशा याद रखें, क्लियर, तब आपको ये सारी बातें क्लैरिफाई होंगी, ठीक है। अब यहाँ NCERT ने एक क्रेब्स साइकिल के लिए इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को ज़रा एक बार हम लिख लेते हैं। अच्छा चलो हम एक और काम कर देते हैं आपके लिए कि किस स्टेप पर क्या हुआ था, इसको समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था, फ्रेंड्स मुझे ओए सीता सीता आई, देखिए ओए क्या सीता सीता, ठीक है। अब ये हमारी क्रेब्स साइकिल थी, इसमें किस स्टेप पर क्या हुआ जरा हम देख लेते हैं। ये तो याद करो कहाँ क्या हुआ, ये इस स्टेप पर एक NaDH2 बना, क्या बना, NaDH2, यहाँ नहीं बना, यहाँ आपका FADH2 बना, सॉरी अच्छा ये साइक्लिक फॉर्म आना चाहिए, यहाँ नहीं बना है ना, तो ये तो कहाँ बना था आपका, ये इसमें जुड़ जाएगा है ना, यहाँ, तो इस जगह यहाँ नहीं बना, यहाँ बना, इस स्टेप पर भी जनरेट हुआ, इसे साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं तभी समझ में आएगा। कौन सा फॉर्म, साइक्लिक। कैसे, फ्रेंड्स मुझे ओए सीता सीता आई, ओए क्या सीता सीता, इसे देख लो। तो ये ऐसे ऐसे, तो आपका यहाँ NaDH2 बना था, NaDH2 यहाँ नहीं बना, यहाँ पर बना है FADH2, ठीक है। यहाँ बनी एक GTP जिसे हम इक्वल टू ATP कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक NaDH2 बना, ठीक है, ऐसे, यहाँ पर एक NaDH2 बना, क्लियर, ऐसे, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी बात को आप समझ सकते हो। और CO2 इजेक्ट कहाँ से हुए थे, तो CO2 एक तो इजेक्ट हुआ इस पॉइंट से और एक इजेक्ट हुआ यहाँ से, ये CO2 गया और एक CO2 का इजेक्ट यहाँ से हुआ था। तो CO2 और NaDH2 की कैलकुलेशन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ओके। अब यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, उसे जरा एक बार और समझ लेते हैं। उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग है, एक पायरुविक एसिड है, क्या है, पायरुविक एसिड, ठीक है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें हमने इसमें आइकॉन 4 NAD यूज हुए, एक FAD यूज हुआ, ठीक है, प्लस इसमें
एक ADP भी आया, 2 पानी के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। इसमें एक ADP आया था प्लस PI, और इसमें क्या बना, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, मैट्रिक्स में। कहाँ हो रही है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें बनना है एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, प्लस इसमें हमें मिला है, इसी को देख रहे हैं, 4NADH2 प्लस FADH2, ये ठीक है। प्लस हमें इसमें मिले थे 3 CO2 रिलीज हुए, प्लस हमें एक ATP भी मिला है, क्लियर। 3 CO2 कब, पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड से अगर आप चलोगे तो फिर 3 ATP की बात होगी, सॉरी 3 CO2 की बात होगी। अगर आप एसिटाइल कोएंजाइम से चलोगे तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपका ये एसिटाइल कोएंजाइम क्यों बनेगा यार, नो एसिटाइल कोएंजाइम नहीं, ये चीज़ बन रही है, 4NADH2 FADH2, 3 CO2 और एक ATP का फॉर्मेशन इस प्रोसेस में किया गया। तो ये चीज़ें हैं, ये क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं बस, फिर हम चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, हाउ मेनी ATP molecules are indirectly develop या prepare during complete oxidation of one acetyl coenzyme, इनडायरेक्टली पूछा जाता है तो आप ETS को याद रखें, है ना। एसिटाइल कोएंजाइम में अगर पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा क्या, आंसर होगा इसका 11 ATP। कितने, 11 ATP। कैसे याद करो, एसिटाइल कोएंजाइम का जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो 3NADH2 बने थे, इनसे बन जाएंगे 9 ATP, और एक बना है FADH2, इससे बन जाएगा आपका 2 ATP, तो टोटल हो गए 11 ATP। ऐसे आपके ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब यहीं पर हम एसिटाइल कोएंजाइम की जगह पायरुविक एसिड लिख देते हैं, क्या, पायरुविक एसिड। तो ऐसी परिस्थिति में आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 14 ATP हो जाएंगे, और यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है, NADH2 की संख्या बढ़ा देनी है, तो यहाँ 12 हो जाएंगे, 2 ATP, टोटल हो जाएंगे 14 ATP। अगर हम इसी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट को हटा देते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट करने पर आपका क्या आंसर बनेगा, डायरेक्ट बनने पर आपका आंसर रह जाएगा 1 ATP, है ना।
क्योंकि पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो फिर एक जीटीपी या एक एटीपी डायरेक्टली प्रोड्यूस किए जाएंगे, फिर आपको इसका यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना ये चीज़। ऐसे तो ये सब चीज़ें हैं। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में हम एटीपी कैलकुलेशन की स्टडी करेंगे और फिर हम ईटीएस की स्टडी करेंगे, है ना। ईटीएस जैसे ही स्टडी हो जाएगी लगभग रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी होगी। ओके, चीज़ों को, ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी अच्छे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। आप एनसीईआरटी को रीड करें, इस डायग्राम को पढ़ें, जो मैंने लिखाया है उसे लिखें। ये सेगमेंट बहुत ख़ास है, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।